गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आखिरी वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेजर डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट के बारे में। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है और इस चैनल का नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको फेजर डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आते मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट के बारे में। ठीक है, फेज डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट के बारे में। तो बच्चों हेडिंग डालिए फेज डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट। ठीक, तो बच्चों ये क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं जो आप जानते हो। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है वो तीन फेज में हमारे पास अवेलेबल रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमारा जो है एक ही ऑब्जेक्ट हमारा कभी सॉलिड में बदल जाता है, कभी लिक्विड में बदल जाता है, कभी वो गैस में बदल जाता है। ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर हमारा क्या है। ठीक है, मतलब यही हुआ हमारा फेज। ठीक है, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज। और हम क्या करते हैं कि जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम जो है सॉलिड को लिक्विड में बदल देते हैं बच्चों, इस तरीके से, और लिक्विड को जो है गैस में बदल देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके। और क्या करते हैं कि फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम जो है गैस को लिक्विड में बदल देते हैं और लिक्विड को फिर से सॉलिड में बदल देते हैं। और बच्चों क्या होता है, एक चीज और होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि सॉलिड हमारा जो है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है या हम गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर देते हैं। बच्चों ये हमारा जो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड हमारा डायरेक्ट गैस में बदल जाता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इस तरीके से हम इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमको ये बात पता है बच्चों, हमको एक बात ये पता है कि फेज चेंज करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में बदल जाता है, और डिक्रीज करते हैं तो गैस हमारा लिक्विड में और लिक्विड हमारा सॉलिड में बदल जाता है। और ये एक स्पेशल केस है जिसमें सॉलिड हमारा गैस में चेंज हो जाता है, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टेम्परेचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बच्चों यहीं पर आकर के हमारी जानकारी अधूरी है। ठीक है, इस चीज के लिए सिर्फ टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अगर एक सर्टेन प्रेशर पे सर्टेन टेम्परेचर रहता है तभी हमारा फेज चेंज होता है। अगर हम फेज प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रेशर चेंज कर दें तो हो सकता है कि उसी टेम्परेचर पे जिसपे हमारा पहले फेज चेंज हो रहा था वो अब ना हो। ठीक है, वो अब ना हो। ठीक है, यानी कि फेज चेंज हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फेज चेंज हमारा दोनों पे डिपेंड करता है, किस पे, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो है प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली की गई स्टडी और उसके लिए बनाया गया ग्राफ ही हमारा क्या कहलाता है, फेज डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम, इसको हम क्या कहते हैं, फेज डायग्राम। ठीक, तो ये हुआ हमारा कि हम इसको फेज डायग्राम कहते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो सबसे इजीली अवेलेबल ऐसा जो है मटेरियल है
जिसका नाम है वाटर, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेजेस में। और आप सबने भी देख रखा, हमने भी देख रखा है। तो चलिए उसी की बात करते हैं और उसकी एनालिसिस की गई डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे। तो हमको क्या फाइंड आउट हुआ वो चीज मैं आपको बताता हूं और उसकी एक एक बात मैं आपसे सामने करता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर एक चीज जो है, एक चीज होता है कि सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर पे हमारा जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो बच्चों उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है थोड़ी देर तक और फिर उसके बाद बढ़ता है। और जैसे लिक्विड हमारा गैस में बदल रहा है तो क्या होता है कि हमारा जो है, जैसे सपोज करिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर गया और वो हमारा वेपर में बदला, तो उसका वेपर में बदलने के टाइम भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फेज चेंज होता है लेकिन बच्चों टेम्परेचर चेंज नहीं होता। फिर हम टेम्परेचर देंगे इसको आगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और बच्चों यहां से हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट का कंसेप्ट निकलता है। ये बात आप जानते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक। तो इसमें यहां पर एक जो है बहुत बड़ा रोल होता है प्रेशर का। एक सर्टेन प्रेशर पे ही ऐसा होता है। अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो बच्चों ये टेम्परेचर चेंज प्रेशर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तब हमारा फेज चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो हम आपको एक बात बताना ये चाहते हैं कि जब हमारा लिक्विड से जो गैस बनता है उस समय, जिस समय बन रहा होता है, वहां पर जो मटेरियल होता है लिक्विड फेज और गैस फेज, ठीक है, गैस फेज के इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब क्या होता है, जिस समय चेंज हो रहा होता है उस समय वो मटेरियल दोनों ही फेज में एग्जिस्ट करता है, दोनों ही फेज में एग्जिस्ट करता है। यही हाल बच्चों सॉलिड और लिक्विड में होता है। जब हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होता है जिस मोमेंट पे, उस समय सॉलिड फेज और जो है लिक्विड फेज में एक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम में रहता है, दोनों एक साथ रहते हैं। फिर उसके बाद जब उसकी टेम्परेचर और बढ़ता है तो पूरा लिक्विड हो जाता है, या प्रेशर चेंज होता है तो पूरा लिक्विड हो जाता है, या पूरा सॉलिड हो जाता है। तो ये बच्चों हमारा होता है फेज चेंज के टाइम का फिनोमेना। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा फेज चेंज के टाइम का फिनोमेना। अब बच्चों वाटर के केस के लिए इसकी की गई एनालिसिस। ठीक है, होता तो बहुत से मटेरियल के लिए है, जैसे अल्कोहल हुआ, गैसेस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें हर एक मटेरियल के लिए होता है। लेकिन हमारे जो कोर्स में है और जो आसानी से हम स्टडी करेंगे वो है हमारा वाटर। ठीक है, वाटर। ठीक है, वाटर का 3 फेज बच्चों होता है। हमारा होता है आइस, और फिर हमारा होता है वाटर, और फिर बच्चों होता है हमारा वेपर। ठीक है, ये अब जैसे हम जहां पे रह रहे हैं, हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं वो हमारा प्रेशर है वहां पर 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या होता है, आइस हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है। ठीक है, और जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एग्जिस्ट करता है, और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के जो है इसका जो एनामोलस बिहेवियर रहता है इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, और वेपर बच्चों हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 0 से 4 और 4 से 100 तक ये हमारा वाटर रहता है, और इसके ऊपर हमारा जो है निकल जाता है वेपर फेज में। और यहां पर इन तीनों फेज के लिए जो हमारा प्रेशर रहता है वो हमारा 1 एटमॉस्फेयर रहता है। अब क्या हुआ बच्चों, डिफरेंट प्रेशर पे, मतलब क्या हुआ कि 1 एटमॉस्फेयर से नीचे का प्रेशर और 1 एटमॉस्फेयर से ऊपर के प्रेशर पे जो है टेम्परेचर और इन फेजेस की एनालिसिस की गई। और एनालिसिस से जो हमारा एक रिजल्ट आया उसका बनाया गया एक ग्राफ। ठीक है, और उस ग्राफ को हमने कहा फेज डायग्राम। उस ग्राफ को हमने कहा फेज डायग्राम, और वो कैसा आया वो मैं आपको यहां बना करके बताता हूं। वो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का हमारे पास हमको फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ इस तरीके से फाइंड आउट हुआ, और देखिए वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे हमको मिला। ठीक है, ऐसे हमको मिला। ठीक, और यहां से इसको ऐसे काट। ठीक, क्या हुआ, ये जो थी हमारी एक्स एक्सिस, इस पे क्या हुआ, टेम्परेचर लिया गया ऐसे, और बच्चों वाई एक्सिस पे लिया गया प्रेशर। वाई एक्सिस पे लिया गया प्रेशर कुछ इस तरीके से।
ठीक है, एक ग्राफ हमारा बना, क्या बना, एक ग्राफ हमारा ए से लेकर के बी तक, ये पॉइंट बी है हमारा ऊपर तक, ठीक है। दूसरा ग्राफ बना हमारा सी से लेकर के, अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारा सी है और ये बना हमारा डी तक, और तीसरा जो है पॉइंट हमारा बना वो बना हमारा ई से लेकर के एफ तक, एफ हमारा ये पॉइंट है, यहां पे एफ इस तरीके से आ गया, ठीक है। बच्चों इस लाइन को ए बी को हमने क्या कहा, हमने कहा वेपर लाइन, ठीक है, वेपर लाइन या वेपर कर्व, जो भी कहना चाहें आप इसको कर लीजिए, वेपर कर्व इस तरीके से। ये बच्चों हमारा जो है ये वाला कहलाया फ्यूजन लाइन, ठीक है, फ्यूजन लाइन या हमारा फ्यूजन कर्व, ठीक है। और ये वाला तीसरा वाला जो ये वाला जो था ईएफ, ईएफ हमारा कहलाया सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। और इसको जो है सब्लिमेशन कर्व, और इसको हम बोलते हैं होवर फ्रॉस्ट लाइन, होवर फ्रॉस्ट लाइन इसको बोलते हैं, ये यहां पे बना हुआ है ईएफ, ठीक है। तो इसको आप यहां नोट कर लीजिए, कायदे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं आपका। तो ए बी हो गया हमारा वेपर लाइन या वेपर कर्व, वेपर लाइन या वेपर कर्व, और सी डी हो गया बच्चों हमारे पास, वो हो गया हमारा फ्यूजन लाइन, ठीक है, फ्यूजन लाइन। और हमारा जो है ई एफ ये हो गया हमारा होवर फ्रॉस्ट लाइन, होवर फ्रॉस्ट लाइन, और जो है इसको हम बोले सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर निकल के आया। अब बच्चों क्या है, चलिए इसकी बात करते हैं। बच्चों ये हमारा जो है ये, इसके इधर हमको जो है वाटर मिला लिक्विड फेज में, ठीक है, लिक्विड फेज में, यहां पे ऐसे लिखिए, इधर हमको वाटर मिला लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज। इस साइड में, इस कर्व के इस साइड में हमको वाटर मिला वेपर फेज में, ठीक है, वेपर फेज में यहां तक पूरा इस पूरे कर्व के नीचे। और बच्चों हमको इधर मिला सॉलिड फेज में। टेम्परेचर का बच्चों देखें तो यहां पर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर स्टार्ट हुआ और बढ़ता चला गया, जहां तक हम बढ़ाते चले गए इसको, ठीक है, जहां तक हम बढ़ाते चले गए वहां तक ये बढ़ता चला गया। और यहां से हमारा 0 एटमॉस्फेयर से प्रेशर स्टार्ट होता है, प्रेशर का यहां पे जो यूनिट है वो हमारा है एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहां से 0 से बढ़ स्टार्ट होता गया, ऊपर ऊपर चलता गया। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है एनालिसिस करते हैं लिक्विड और वेपर के बीच, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमारा लिक्विड से वेपर चेंज होता है या वेपर से लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है, वाटर, तो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर एक स्टेट आता है कि जिसमें वो दोनों फेज के जो है इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहता है। अब बच्चों ये डिफरेंट टेम्परेचर पे पर्टिकुलर प्रेशर पे बनाया हुआ वो लाइन है जहां पर हमारा जो है लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में फेज में रहता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि सपोज करिए ये हमारा पॉइंट है, कि ये हमारा पॉइंट है, ये हमारे पास इस तरीके से आया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहां पर इस पॉइंट पे हमारा जो है प्रेशर हमको मिलेगा 1 एटमॉस्फेयर का, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा जो है वेपर जो है लिक्विड में और लिक्विड वेपर में चेंज होता है, थोड़ी देर के लिए वो इक्विलिब्रियम में रहता है, तो ये एग्जैक्टली वही पॉइंट रहता है। फिर हमने क्या किया, हमने जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, हम टेम्परेचर को लेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमको ये बात समझ में आ रही है कि 100 से 150 ले जाएंगे तो हमारा जो है, तो हमारा क्या होगा, वेपर पूरी तरीके से बन जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है कि इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग अगर हम इस कर्व को टच करें ऐसे, तो बच्चों हमको यहां पर एक दूसरा प्रेशर मिलता है, और वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होता है। हम इसको सपोज कर लेते हैं 2 है, एग्जाम्पल के लिए माना है
1 से ज्यादा है, हमने 2 सपोज कर दिया, तो हमने देखा कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है अगर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर रख रहे हैं तो भी हमारा लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम है, वो पूरी तरीके से वेपर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं दोनों पॉइंट की एनालिसिस करते हैं। ऐसे हम टेम्परेचर बढ़ाते गए और प्रेशर भी बढ़ाते गए, तो हमको क्या हुआ कि एक कर्व ऐसे मिला। हमने देखा कि कहां पर जो है हमारा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर फिर 200 किया, फिर भी हमारा जो है पूरी तरह वेपर नहीं मिला। अब देखिए हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को कर देते हैं फिक्स। ठीक है, टेम्परेचर को कर देते हैं हम फिक्स, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर को करते हैं वेरी। एक बार प्रेशर कम करते हैं और दूसरी बार प्रेशर बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जैसे हमने टेम्परेचर फिक्स किया और प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर सपोज कर लीजिए हमने कर लिया 0.5, तो 0.5 हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इस तरीके से आ गया, तो देखिए यहां पे टच कर रहा है। ठीक है, और फिर बाद हमने क्या किया कि 1 एटमॉस्फेयर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, और सपोज करिए कि हम उसको जो है यहां पर इस तरीके से लाए, तो देखिए वो यहां पे टच हुआ, यहां पे आया। अब देखिए इसकी एनालिसिस करिए बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार चीज आने वाली है। हुआ क्या कि टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर वेरी, प्रेशर एक बार कम किया, एक बार ज्यादा किया। तो बच्चों देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो वो जो है हमारा जो है वेपर में बदल जा रहा है उसी टेम्परेचर पे, और इसी टेम्परेचर पे क्या है, हम जो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा वही वेपर लिक्विड में बदल जा रहा है। बिल्कुल साफ साफ देख लीजिए, कायदे से एनालिसिस करिए। देखिए 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम था हमारा। ठीक है, वो वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम था, और क्या हुआ जैसे हमने प्रेशर डिक्रीज किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो देखिए वही वेपर लिक्विड फेज से आकर के पूरा का पूरा वेपर में बदल गया। अब यहां लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसी टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज करके 2 एटमॉस्फेयर तक ले गए, तो हमारा जो है लिक्विड में बदल गया। मतलब क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो हमारी जो है गैस लिक्विफाई हो जाती है, वो उसमें नहीं बदलेगा। यानी कि फेज चेंज में टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर का भी बराबर का रोल है। यहां से ये बात हमारी निकल के आई, इस पूरी एक्सरसाइज से ये बात निकल के आई। एक पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के हमारा उतना ही कोई प्रेशर होता है जहां पे हमारा फेज चेंज होता है। ठीक है, यदि हम उस प्रेशर से बढ़ा देंगे प्रेशर तो लिक्विड का लिक्विड रहेगा, और यदि उस प्रेशर से कम प्रेशर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा तुरंत वेपर फेज में। और बच्चों क्या होता है कि हमारा इस लाइन के साइड में जो भी आता है प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग टेम्परेचर प्रेशर ले लेंगे, यहां पर उधर लिक्विड होता है और इस साइड में जो है वेपर होता है। आप कहीं पर भी लाइन खींच के देख लीजिए। ठीक है, ऐसे करते करते टेम्परेचर 100 से 150 किया, 150 से 200 किया, 200 से 300 किया, 300 से 350 किया। ठीक है, बढ़ाते चले गए। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी हम बढ़ाते गए, तो हमको वो लाइन यहां तक मिली, बी तक मिली। बी पर एक कमाल हुआ, बी पर पहुंच के एक कमाल हुआ कि यहां पर क्या हुआ कि हमको जो है एक टेम्परेचर मिला 374, ठीक है, 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिला, और इसके करेस्पॉन्डिंग हमको एक मिला प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, और वो था बच्चों हमारा 208 एटमॉस्फेयर। 208 एटमॉस्फेयर। इस टेम्परेचर पे ये प्रेशर है, जहां पर भी हमारा जो है जो वाटर है पूरी तरीके से वेपर में नहीं चेंज होता है, वो क्या होता है कि फेज में रहता है। उसके जरा से हम इधर उधर जाएंगे तो हमारा फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा इक्विलिब्रियम में रहता है, लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम में रहता है। किसमें 374 से लेकर के हमारा जो है 208 एटमॉस्फेयर पे ये कंडीशन रहती है। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन पे भी 374 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो हमारा वेपर लिक्विफाई हो जा रहा था, पूरी तरीके से लिक्विड में बदल जा रहा था। ठीक है, हमको ये मिला। और फिर हमने क्या किया कि इस टेम्परेचर से टेम्परेचर और बढ़ाया, तो हमको एक मजेदार चीज ये मिली कि फिर चाहे हम प्रेशर कितना भी बढ़ाएं, हमारा वेपर लिक्विफाई नहीं हो रहा था।
ठीक है, ये हमारा एक ऐसा टेम्परेचर मिला हमको कि इस टेम्परेचर के बाद हम टेम्परेचर बढ़ा दिया और फिर चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ाएं, ठीक है, तो जो है क्या हुआ कि उसके बाद लिक्विड में वो चेंज नहीं हो रहा था, चाहे हम कुछ कर ले। ठीक है बच्चों, तो ये एक हमको स्पेशल पॉइंट हमको यहाँ पे मिला और ऐसे प्रेशर को और ऐसे टेम्परेचर को एक नाम दिया गया, बड़ा स्पेशल था, और वो बच्चों हमारा कहलाया क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर, ठीक है, जिसके बाद हम जो है कितना भी प्रेशर इंक्रीज करें हमारा गैस लिक्विफाई नहीं होता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस प्रेशर को बच्चों हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। हमको यहां पर ये चीज फाइंड आउट हुई, ठीक है, हमको यहां पर ये चीज फाइंड आउट हुई। अगर हमारा कोई भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट इस साइड में पड़ेगा तो वो वेपर रहेगा, और करस्पॉन्डिंग पॉइंट इस साइड में पड़ेगा तो वो लिक्विड में हो जाएगा। एक बार एनालिसिस करते हैं अलग चीज के लिए। जैसे सपोज करिए यहां पर हमने एक लाइन ऐसे खींची और ये हम मान लेते हैं कि ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, और हर एक टेम्परेचर पे जो हमने यहाँ पे बना रखे हैं वहां पर हम देखते हैं क्या होगा। बच्चों 0.5 एटमॉस्फेयर पे हमने देखा तो हमको वेपर मिलेगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 1 एटमॉस्फेयर पे हमने लाइन खींची, देखिए यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है, वेपर मिलेगा। 2 एटमॉस्फेयर पे हमने देखा तो हमको वेपर मिलेगा, लेकिन 2 से ऊपर ये कोई पॉइंट होगा, उसके ऊपर हम जो निकल जाएंगे तो हमारा इस फेज में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमको लिक्विड मिलेगा ही मिलेगा। ये बच्चों हमारा इस तरीके से एनालिसिस हुआ फेज का, जब में हमने लिक्विड और वेपर की बात करी। ठीक है, लिक्विड और वेपर की बात करी, वहां पर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फेज चेंज, फेज डायग्राम, जिसमें क्या होता है कि फेज चेंज हमारा किस किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेटिव वैल्यूज पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारी पूरी कहानी यहाँ पे निकल के आई। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई हमारी बच्चों आकर के, ये वाली बात हो गई टोटल हमारी लिक्विड और वेपर की। अब बच्चों हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड के बीच की। ये सब मैं मिटा दे रहा हूं जो मैंने यहाँ पे बनाया था, क्योंकि ज्यादा घिचपिच हो जाएगा तो समझ में आना बंद हो जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पर हमको बच्चों एक वो पॉइंट मिला जिस पॉइंट के बाद चाहे हम कितना भी प्रेशर बढ़ा दें तो हमारा जो है फिर जो है वेपर लिक्विफाई नहीं होता। वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाया? वो टेम्परेचर हमारा कहलाया क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। इस तरीके से हमको मिला। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर कराया और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्रिटिकल प्रेशर कराया। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी थी एक लाइन की एनालिसिस, हमने कर ली इस तरीके से। अब बच्चों करते हैं दूसरे लाइन की एनालिसिस, और वो है हमारा फ्यूजन लाइन या फ्यूजन कर्व। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया कि लिक्विड का टेम्परेचर कम करना शुरू किया। अब कम करने पे क्या हुआ कि वो जो है सॉलिड स्टेट में जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहां पर भी प्रेशर की कहानी थी, और ये जो लाइन है ये हमको क्या बता रही थी? ये हमारी इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम लाइन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम लाइन क्या हुई? मतलब क्या हुआ कि वाटर की एक ऐसी स्टेट आती है कि वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे वो हमारा सॉलिड में भी रहता है और लिक्विड में भी रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसमें भी? देखिए क्या होता है इसमें भी। क्या होता है कि 1 एटमॉस्फेयर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा आइस जो बनता है, यहां पर फेज चेंज होता है हमारा। ठीक है, और यहीं पे फेज चेंज होता है, यहीं पर हमें लैटेंट हीट मिलती है अगर हम आइस बना रहे हैं तो, और यहीं से हमें लैटेंट हीट देनी पड़ती है अगर हम आइस को पिघला रहे हैं। ठीक है, मेल्ट कर रहे हैं तो।
और उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है कि हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है जो है वेपर और लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम का स्टेट रहता है। अब ये इक्विलिब्रियम का स्टेट मैं आपको फील करवाता हूं, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम का जो है ये इक्विलिब्रियम मैं आपको फील करवाता हूं। देखिए कैसे, यदि आप बर्फ को, अगर आप बर्फ लें, ठीक है, बर्फ रखी हुई हो आराम से, दूर से बड़ी सी सिल्ली रखी हुई बर्फ की, उसको आप ऐसे टच करें, ठीक है, ऐसे आप उसको सिंपल सा ऐसे टच करें तो क्या होगा, आपका हाथ गीला हो जाएगा, उसमें पानी लग जाएगा। क्यों लगता है पानी बच्चों? इसलिए लगता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में हमारा जो है इक्विलिब्रियम है, दोनों कंडीशन में वो है, ठीक है, दोनों कंडीशन में है। जैसे ये हमारा बोर्ड है बच्चों, ये सॉलिड है, ये अपने इसकी जो लिक्विड स्टेट है उसके साथ ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए मैं जब इसके ऊपर ऐसे हाथ करता हूं तो इसका कोई भी लिक्विड वाला पार्ट मेरे हाथ में नहीं आता। लेकिन क्या होता है कि बर्फ जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, वो जो है हमारा क्या होता है, अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। तो जो है हम उसको ऐसे छूते हैं तो हमारे हाथ में पानी लग जाता है, ठीक है। ये चीज आपने करके भी देखी होगी, कई बार देखा भी होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कौन सी आप बात बता रहे हैं, ये तो हो ही गई होगा। आपकी बात सही है, जो चीज हमको कॉमन सी दिखती है वो हमें लगता है कि हो ही गई होगा, इसमें कौन सी नई बात है। जैसे कि किसी चीज का ऊपर से नीचे गिरना, इसमें कौन सी नई बात है, वो तो ऊपर जाएगी तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। ये बिल्कुल, अगर आप में से जो भी सोच रहा है कि ये तो पानी बर्फ को छुएंगे तो हाथ गीला होगा, ये ठीक वैसे ही बात सोच रहा है जैसे कि ऊपर से सेब गिरा तो ऊपर से गिरा तो नीचे ही होगा। लेकिन वो नीचे क्यों आता है, ये बात जिसने सोची उसने पूरी कहानी बना दी, और आप जानते हो कि ग्रेविटेशन की वजह से आता है। ठीक, चलिए मैं अपनी बात को प्रूव करके दिखाता हूं कि जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस जो है अपने लिक्विड स्टेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। बच्चों ये तो हमने आइस देखी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अब बच्चों थोड़ा सा हम चलते हैं पहाड़ों पे, ठीक है, पहाड़ों पे चलते हैं, और जो है वहां पे जो बर्फ हमारी स्नोफॉल होती है उसकी बात करते हैं। आप में से बहुत से बच्चे जो होंगे जो हिमाचल प्रदेश में रह रहे होंगे, या जम्मू कश्मीर में रह रहे होंगे, या उत्तराखंड के किसी एरिया में रह रहे होंगे जहां स्नोफॉल होता है, और काफी बच्चे ऐसे होंगे जो वहां पे घूमने गए होंगे, ठीक है। तो आपने एक चीज वहां देखी होगी कि जब स्नोफॉल होता है और जो वहां पे जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो स्नोफॉल से हमारा जो है खेलते हैं, क्या करते हैं, बॉल बनाते हैं, मारते हैं एक दूसरे के, और इधर करते हैं वहां करते हैं। बच्चों वहां भी तो आइस है, वहां भी तो आइस है, वहां हाथ गीला क्यों नहीं होता? आइस को आप टच करते हो, मुंह पे मारते हो, तो वहां मुंह फेस क्यों नहीं गीला होता? आइस पे बैठते हो, फिसलते हो, सब कुछ करते हो, उसका जो है एक बढ़िया सा जो कार्टून बनाते हो उसके साथ सेल्फी लेते हो, वहां पे हाथ गीला क्यों नहीं होता? वो बच्चों इसलिए नहीं होता कि वहां पे आइस अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं, वो प्योर आइस में है, इसलिए नहीं गीला होता। हम जब जहां पे मैं रहने वाला हूं पलियाकला लखीमपुर खीरी में, वहां पर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वहां पर क्या होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम में होता है वाटर में, और तभी वो हाथ पे छूने पे लग जाता है। पहाड़ों पे ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्या हुआ कि टेम्परेचर सपोज करिए आइस है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा या उससे कम में बनेगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहा, लेकिन टेम्परेचर बच्चों हमारा वहां प्रेशर हमारा कम हो गया, 1 एटमॉस्फेयर हो गया, 1 एटमॉस्फेयर से कम हो गया, 0.8 एटमॉस्फेयर हो गया, या 0.75 हो गया, या 0.78 हो गया, इस टाइप से हो गया। मतलब क्या हो, पहाड़ों पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है। तो अब बच्चों क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने से वो तुरंत हमारा जो है सॉलिड के साइड में सरक गया, अब वहां जो है लिक्विड उससे काफी दूर हो गया, और इस वजह से पहाड़ों पे जो आइस होती है उसको जब हम उठाते हैं तो हमारा हाथ गीला नहीं होता, और जब हम मैदानी इलाकों में आइस को हाथ लगाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में आता है और वहां हमारा हाथ गीला हो जाता है। ये रीजन है। अब मैं आपको इस बात से यहां पर दिखाता हूं, ठीक है, इस बात को मैं यहां पर दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सपोज कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है इस कर्व में, मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं, सिर्फ आप उसको समझ लीजिए। एक बार समझ में आ गया फिर कोई भी क्वेश्चन आप इसका कर लोगे। होता क्या है कि सपोज करिए ये हमारा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और यहां पर हमारा जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर लाई कर रहा है,
ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाई कर रहा है। यहां पर देखिए ये 1 एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस लाइन पे आके टच करता है, और यहां पर इस लाइन पे जो है कोई भी टेम्परेचर कोई भी प्रेशर हमको मिल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग, इस लाइन पे हमारा जो है, इस लाइन पे हमारा जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमको पॉइंट मिला, और ये हमारा इक्विलिब्रियम में। जैसे ही हमने प्रेशर डिक्रीज किया, सपोज करिए यहाँ के आगे 0.8 एटमॉस्फेयर आए, तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या हुआ कि ये हमारा यहाँ पे ऐसे टच करने लगा। अब देखिए ये हमारा रीजन जो है ये सॉलिड का रीजन है। ठीक है, लिक्विड यहां से बहुत दूर हो गया, और इस वजह से पहाड़ों की बर्फ जब हम हाथ में लेते हैं तो पूरी तरीके से अपने सॉलिड फेज में होती है, वो हमारे हाथ को गीला नहीं करती, वो हमारे हाथ को गीला नहीं करती। ये यहां पे आ गया। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए पहाड़ पे, अब सपोज करिए पहाड़ पे मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है, लेकिन टेम्परेचर हमारा गिर गया है, कितना आ गया, 0 से कम हो गया, सपोज करिए -1 हो गया। तो बच्चों -1 पे हम जब इसको टच करेंगे तो देखिए यहां कहीं आ रहा है, तो अब देखिए प्रेशर हम सपोज कर लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन अगर टेम्परेचर -1 पे, तो फिर वो पूरी तरीके से सॉलिड फेज में आके हमारा मिल रहा है, और इस कंडीशन में भी वो अपने लिक्विड स्टेट से बहुत दूर है, इसलिए पहाड़ों की बर्फ हाथ में गीली नहीं होती, और हमारी जो मैदानी इलाकों में हमारा जो है बर्फ हमारे हाथ को गीला कर देता है। ये है बच्चों इसका पूरा कंसेप्ट। हमारा जो है सॉलिड का जो, मतलब सॉलिड नहीं, फेज जो है, लिक्विड और सॉलिड का फेज है, वो टेम्परेचर के साथ प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इसमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, बस आप करस्पॉन्डिंग प्रेशर करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देख लीजिए, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं एक काम और करता हूं कि इसको भी बिगाड़ देता हूं यहां पर, और फिर आगे की कहानी बताता हूं। मैं आपको तीसरी वाली जो लाइन थी उसकी बताता हूं। ठीक है, तीसरी वाली लाइन की मैं आपको कहानी बताता हूं, देखिए वो कहानी हमारी क्या है। ठीक है, देखिए मैं इसको फिर से ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे करके ये हमारा ये जाके इससे मिल गया ऐसे, ये ठीक, और ये हमारा यहां करके ऐसे मिल गया। ये हमने इसके बीच में बना दी थोड़ी सी डिफरेंस, ये हो गया ए, ये हो गया सी, और ये हो गया ई, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक ग्राफ ए बी बता दी हमने, दूसरी सी डी बता दी। अब देखिए ये वाला ग्राफ बचा ई एफ। ठीक है, ये वाला ग्राफ बचा, तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन कर्व। ठीक है बच्चों, इसके करेस्पॉन्डिंग हमको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मिलता है, टेम्परेचर और प्रेशर इस लाइन के अकॉर्डिंग मिलता है। और यहां पर क्या होता है, ये पोर्शन हमारा सॉलिड वाला है, देखिए पूरा पोर्शन हमारा सॉलिड वाला है इधर, और ये वेपर वाला है, ये पूरा का पूरा इस लाइन के नीचे सारा वेपर आता है हमारा। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर जब तक हमारा रहेगा कहानी, तो हमारा सॉलिड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहेगा, और जैसे ही हम इस लाइन के इधर जाएंगे हमारा जो है पूरा का पूरा सॉलिड हो जाएगा, और इस लाइन के इधर आएंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा वेपर में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए ये हमारा कोई करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है और ये हमारा प्रेशर है, तो बच्चों यहां पर मिला, तो अगर इतने प्रेशर पे इतना टेम्परेचर रहेगा तो हमारा वेपर रहेगा, और इसी टेम्परेचर पे अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करके यहां ले जाएंगे तो इसी टेम्परेचर पे हमको मिल जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा सब्लिमेशन कर्व है, और बच्चों इसको हम होवर फ्रॉस्ट लाइन भी कहते हैं। ये जो हमारी ई से लेकर के एफ तक की लाइन है, ये होवर फ्रॉस्ट लाइन कहलाती है। ठीक, और यहां पर क्या होता है, सॉलिड हमारा डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया। तो हमको क्या मिला, वेपर लाइन मिली, फ्यूजन लाइन मिली, मेल्टिंग लाइन भी इसको कहते हैं, और ये हमारा हो गया सॉलिड, ये हमारा हो गया सब्लिमेशन लाइन। और बच्चों हमको एक नई चीज मिली, वो मिली क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, जहां पर आकर के एक ऐसा टेम्परेचर हमें मिलता है जिसके बाद हम चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ाएं, हमारा जो है फिर जो है वेपर लिक्विफाई नहीं होता, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और करस्पॉन्डिंग प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कहानी हमारी जो है खत्म हुई। अब चलिए इसमें एक बात और बची है, और वो बची है बच्चों ट्रिपल पॉइंट। अब मैं उसकी बात करता हूं, तो देखिए ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या होता है, मैं इसको दोबारा बनाता हूं क्योंकि काफी खिचड़ी पक गई है, तो हमको चीजें जो है साफ साफ नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है इसको मैं दोबारा बना रहा हूं। देखिए ये हमारा ये हो गया,
और ये हमारा इस तरीके से आ गया, और ये हमारा ऐसे मिला करके ये हमारे ऐसे मिल रहा था, और इसको हम थोड़ी देर के लिए यहां से ऐसे मिटा देते हैं। ये हमारा हो गया ए बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया ई, और ये पॉइंट हमारा आया एफ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ग्राफ था। ये हमारा हो गया वेपर लाइन, ये सॉलिड लाइन, ये फ्यूजन लाइन, ये मेल्टिंग लाइन, और ये हमारा हो गया सब्लिमेशन लाइन, होवरफ्रॉस्ट लाइन। ये हमारा हो गया ए बी सी डी और ई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर एक जो है नई बात जो आई, और वो ये आई कि यहां पर ये तीनों लाइनें ब्रेक है। अगर हम इसको यहां पर ऐसे वापस पीछे करके मिलाते हैं बच्चों, इसको थोड़ा पीछे मिलाया, इसको पीछे मिलाया, तो यहां पर एक तीनों कर्व आकर के एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, और ये पॉइंट बच्चों हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर है, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर है और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रेशर है, वहां पर, ठीक है, वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर मटेरियल जो है अपने सॉलिड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म, ठीक है, वेपर फॉर्म तीनों में इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तीनों में इक्विलिब्रियम में रहता है। चूंकि ये वो पॉइंट है जहां पर तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए बच्चों इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। और चूंकि ये ग्राफ हमारा वाटर के लिए बना है, इसलिए ये पॉइंट हमारा आता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट। वाटर का ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसको यहां पे लिख लेंगे। और बच्चों ये होता है हमारा 0.006 एटमॉस्फेयर पे, जो होता है हमारा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कहें 273.16 केल्विन। ये वाला पॉइंट होता है। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, और ये हो गया 0.006 एटमॉस्फेयर। ठीक, ये बच्चों हमारा हो गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपने बच्चों बर्फ को देखा होगा, ठीक है, तो बर्फ को आप छूते हैं तो हाथ गीला हो जाता है, वो अपने सॉलिड के लिक्विड में भी इक्विलिब्रियम में है। बच्चों बर्फ को ध्यान से देखिएगा कि उसी टेम्परेचर पे बर्फ में से हल्की हल्की वेपर भी निकलती रहती है, ठंडी वेपर होती है लेकिन निकलती है। आप ध्यान से देखिएगा आपकी से, तो बच्चों उस पॉइंट पे हमारा जो होता है, हमारा जो है तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यही है हमारा ट्रिपल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो है हमारा पूरा कंसेप्ट था, किस चीज का, ये पूरा कंसेप्ट था हमारा फेज डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट। फेज डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट का ये हमारा पूरा कंसेप्ट था बच्चों। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है, इसी ग्राफ पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, कभी आपसे पूछ लेगा कि आपका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है। और ऐसा ही जो है आपके पास जो भी बुक हो उसमें देखिएगा, सेम एक ऐसा ही हमारा ग्राफ बना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ये आपका जो है एसएल अरोड़ा जी की भी बुक में है, और डीसी पांडे जी की बुक में भी है, और आपको कोचिंगों में भी कराया जाता है। इसके ऊपर हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मैंने जो जो बात आपको बताई है उसी के ऊपर वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ नया नहीं होता उसमें, ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं। बस हमको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो है प्रेशर टेम्परेचर के साथ हमारा फेज चेंज कैसे हो रहा है, बस आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो मेरा यही खत्म होता है, और ये वीडियो मेरा जो था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आखिरी वीडियो था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब बच्चों हम यहां से स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ये वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।